नूह की कहानी तो इतनी वो फनी कहानी है कि वो जो अर्ली सिविलाइजेशंस होती थी ना, वो रिवर के करीब रहती थी ज़्यादा। तो होता ये था कि जब वहाँ पर फ्लड आता था ना, तो ये सारे भाग जाते थे वहाँ से, तो मर भी जाते थे काफ़ी। तो उसमें ये होता था कि ये जो मिथ होती थी ना, उस वक़्त बड़ी कॉमन चलती थी शुरू में, कि ये फ्लड आ गया, ग्लोबल फ्लड आ गया। तो ये तब से जो है ना, ये कॉपी पेस्ट प्लेजराइज्ड जो मटेरियल है ना, ये चला आ रहा है सारी स्क्रिप्चर्स के अंदर। ये नहीं तौरा में भी हमारे चला आ रहा है, ये कुरान में भी चला आ रहा है, और जो है ना ये एंशिएंट भी अगर आप स्क्रिप्चर्स उठाकर देखेंगे, टैबलेट्स उठाकर देखेंगे, तो उसके अंदर भी ये स्टोरी चली आ रही है सारी। नहीं 10,000 ये साल सब मेसोपोटामियन से कॉपी की थी। जी, राइट। एग्ज़ैक्टली वहीं मेसोपोटामियन से ने ये कॉपी की थी। कहानी 3700 साल पहले आज से लिखी थी, 1700 टू 1800 बीसी के अंदर। जो उसने उतानपश्चिम की कहानी लिखी थी, वहां से ये बात चली थी और यहाँ तक पहुंची है और आज तक। ठीक है। ये एक बड़ी अपना हम्म। हकीकत भी है कि जब ये आइस एज, लास्ट आइस एज जो थी, उस वक्त जब ये बर्फ पिघली है 10,000 साल पहले, तो क्या नाम है, कंप्यूटर जनरेटेड अपना जो चीज़ें हैं वो ये हमें बताती हैं कि मतलब जब एटमॉस्फेयर, मतलब कि ज़मीन की जो अपना टेम्परेचर था वो थोड़ा चेंज हुआ, तो तकरीबन तकरीबन 3 फुट से मेरे ख्याल 10 फुट, मैं पता नहीं सही बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, बहुत देर की बात है जब मैंने पढ़ा था, ये सतह समंदर बुलंद हो गई थी। सो जितने भी लोग पानी, ज़ाहिर है पानी के गिर्द जी, रहते जी। हैं, तो सबसे बड़ा जो उनका सोर्स ऑफ ईटिंग था वो फिशेस थी, ठीक है ना। तो लोग काफ़ी जी, मतलब कि एग्ज़ैक्टली। इधर भी, मतलब जहाँ जहाँ वो पानी बढ़ा वहाँ वहाँ पे वो लोग नीचे आ गए। अब उसकी जो मिथिकल, मतलब के जो वो कांस्टेंट जो उन्होंने अपना स्टोरी, उसके ऊपर स्टोरी पे स्टोरी बनाते गए हैं। कोई कहते हैं कि 5 साल पहले आया अपना, सॉरी 5,000 ईयर्स पहले आया, कोई कहता है 6,000 ईयर्स पहले आया। लेकिन जो साइंस के जो मॉडल्स हैं, कंप्यूटर मॉडल्स हैं, वो हमें ये बात को अच्छी तरह समझाते हैं कि 10,000 साल पहले जब आइस एज ख़त्म हो रही थी, जब बर्फ़ें पिघल रही थी, तो उस वक़्त यकदम पूरी दुनिया में फ्लड आ गया, ठीक है ना? लेकिन अब वो जो नूह की कहानी है या ये वो जो वो उसके ऊपर से फिट की गई। ये नहीं हाजी भाई, ये ऐसे बात भी ना थोड़ी सी इस तरह से है कि पोस्ट आइस एज जो फ्लड्स आए, जब तकरीबन ये फ्लडिंग का सीजन शुरू होता है तकरीबन 20,000 साल पहले, एग्जैक्टली। और ये खत्म होता है तकरीबन 10 से लेकर 12,000 ईयर्स तक। आपको पता है कि अफ्रीका और यूरोप जुड़ा हुआ था, और जो आपका मेडिटेरेनियन ओशन है, ये सारे का सारा जो है ये ड्राई लैंड थी, अंदर से लैंड ब्रिज से कनेक्ट था यूरोप और अफ्रीका। ठीक है। सहारा उस टाइम ग्रीन था। इवन ठीक जापान है। was connected. हाँ, तो जापान जो है वो चाइना से कनेक्टेड था, इवन के इंडिया से लेके आपके ऑस्ट्रेलिया तक लैंड ब्रिजेस कनेक्ट करते थे। ठीक है। आप इंडिया से निकलते थे, आप यहां से इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इधर से होते होते वो न्यूजीलैंड, नीचे ऑस्ट्रेलिया तक आप जा सकते थे ऑन फुट। ठीक है। तो जब ये खत्म हुई आइस एज, तो जो सारे के सारे बड़े बड़े ग्लेशियर थे, आज आप जहां पे इस्लामाबाद या दिल्ली है, इस जगह तो इतनी बर्फ पड़ा करती थी कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी बर्फ थी नॉर्थ इंडिया में। ठीक है। तो वो सारी बर्फ पिघल के समंदर में गई। जब वो समंदर में गई तो आपकी कोस्ट लाइन जो थी वो शिफ्ट हो गई। पहले आपकी कोस्ट लाइन बहुत बाहर थी, कराची जो है वो आपका कोस्ट लाइन पे नहीं था, वो कराची बहुत अंदर था, मे बी हंड्रेड और मे बी इवन मे बी 500, 600, 700 किलोमीटर जी, जी, अंदर था ऐसा ही कराची। है, ऐसे ही तो है। फिर वो जब बर्फें पिघली तो वो पानी गया। तो ये, मगर मैं ये समझता हूं कि ये इसका पोस्ट आइस एज फ्लड से कोई ताल्लुक नहीं है। जो जो मनु की कहानी है या जो जो उतान पश्चिम की कहानी है, वो किससे जुड़ी हुई है? वो दजला और फरात का जो डेल्टा है ना इराक के अंदर, ये उसकी जो फ्लडिंग है, ये उससे रिलेटेड कहानी, ये कहीं और से रिलेटेड कहानी नहीं है। कोई पोस्ट आइसेज फ्लड्स की बात नहीं है, क्योंकि आइसेज फ्लड्स जो है वो इंसान को 7,000 साल बाद याद ही नहीं हो सकते। ये बात इम्पॉसिबल है टोटली, कि वो कहानी कोई 7,000 साल तक नीचे आ गई हो, ऐसे नहीं आती। ठीक है। ये बात नहीं है। Yeah, that makes sense कि मतलब कि इतनी देर और दूसरी बात है कि आइसेज के बाद वाली जो फ्लडिंग है, जियोलॉजी, अब जारी बात है कि मेरा सब्जेक्ट है, मैं आपको बहुत से साइंस पाकिस्तान के अंदर दिखा सकता हूं कि यहां पे पोस्ट आइसेज फ्लडिंग हुई है। क्यों? एक बड़ा आसान वर्ड है जिसे आप आराम से खुद जाके सर्च कर सकते हैं, आपको विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएंगी। आप सर्च करें इरेटिक बोल्डर्स। इरेटिक बोल्डर्स क्या होते हैं? बड़े बड़े पत्थर होते हैं आउट ऑफ प्लेस, किसी जगह पे पड़ा है जहां पे आप सोच नहीं सकते कि यहां पे कैसे आ गया।
वो पत्थर उस जगह की जियोलॉजी का बाय प्रोडक्ट ही नहीं होता। वो पत्थर किस जगह की जियोलॉजी का बाय प्रोडक्ट होता है? उससे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, वो कैसे आया होता है? वो असल में ग्लेशियर, बड़े बड़े पत्थर जो है वो पानी मूव नहीं कर सकता, ग्लेशियर उनको मूव करते हैं। तो ग्लेशियर की मूवमेंट तब हो रही थी उन इलाकों में जहां पे बड़े बड़े एराटिक बोल्डर्स पड़े हैं, जब उन जगहों के ऊपर आइस एज थी। आज से 25, 30, 35 हजार साल पहले वो पत्थर कभी मूव होता था, उसके बाद वो मूव नहीं होता। फिर इवन के जो पहाड़ों के अंदर वैलीज होती हैं वो दो किस्म की शेप की होती हैं, वी शेप वैली और यू शेप वैली। वी शेप वैली ऐसी होती है जो दरिया के पानी से बनती है, मगर यू शेप वैली ऐसी होती है जो कि ग्लेशियर की मूवमेंट से बनती है। और किसी भी वैली में आप किसी जियोलॉजिस्ट को ले जाएं, उससे पूछें ये वैली दरिया ने बनाई है या ये ग्लेशियर ने बनाई है, वो आपको 1 मिनट में बता देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जिनको देख के आपको पता लगता है। आइस एज के निशान ढूंढना तो बहुत आसान है। मैं तो रस्तों में जा रहा होता हूँ, कहीं कोई पहाड़ी इलाके से मैं गुजरता हूँ, तो मैं उसी टाइम मुझे साइंस नजर आने लग जाते हैं कि ये यहाँ पे यूं हुआ होगा। मैं उसी टाइम मेरे ज़हन में बनने लग जाता है कि ये जगह की हालत ऐसी क्यों है। Yeah, ये चीजें when you look into New York history, New York City history, और उससे बिल्कुल एग्जैक्टली ये पता लगता है कि किस तरह ग्लेशियर्स जो थे अपना उन्होंने वो उसको जो लैंड बनाई है, वो जो जमीन जो जिस तरह पथरीली बनी हुई है ना। सो आई वाज वाचिंग दैट टू, यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ गालिब भाई आपसे? ये बर्जेस शेल नाम का एक है जो है ना, वो रॉक का टुकड़ा, आपने इसका नाम सुना होगा, कनाडा में है। तो ये भी इरेटिक बोल्डर की मिसाल है कि ये कुछ और है? नहीं जी, शेल्स जो होती है ना बेसिकली वो रॉक्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर में रिच होते हैं। बर्जेस शेल वो हैं जहां पे ऑयल, ऐसी बर्जेस शेल कनाडा में वो है जहां पे ऑयल को माइन किया जाता है। यानी वो बर्जेस शेल को लेते हैं, उसको वो प्रोसेस से गुजारते हैं और उससे वो ऑयल निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन तो उसमें शेल जो है ना, शेल, हाँ ना, फॉसिल उसमें मिलते हैं ना, क्योंकि ये लाइफ रिच रॉक्स होते हैं, मरीन एनवायरनमेंट में बने होते हैं शेल्स जो होते हैं। और बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस इनमें होते हैं, बाद में वो सैंडस्टोन या लाइमस्टोन में मूव कर जाते हैं। ठीक है, ये बात है। ठीक है, और एक और चीज, ये जो सॉल्ट रेंज का इलाका है पाकिस्तान में, क्या इस बात में हकीकत है कि यहाँ पे पहले कोई समंदर था किसी टाइम पे? और ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ये बेसिकली इंडिया जो है वो ये साउथ से आ रहा था, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर मूव कर रहा है, यूरेशियन प्लेट से ये कनेक्ट किया। तो बीच में एक ओशन का एक ब्लॉक था जिसे कुराक्रम ब्लॉक कहा जाता है, वो बीच में ट्रैप हो गया था। और बहुत अरसे तक इंडिया और यूरेशियन प्लेट जब आपस में कनेक्ट हो रही थी तो दरमियान में एक ओशन पूरा फंस गया था, सॉल्ट लेक थी पूरी जो फंस गई थी, और उसके अंदर जितना भी समंदर का पानी था वो एवेपोरेट हुआ था। मगर ये कोई आज से मेरे ख्याल है कि 100 मिलियन 150 मिलियन साल, मुझे अब याद नहीं है कितने मिलियन साल पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है। क्योंकि अगर आप पोठवार रेंज में जाएं ना, और आप पोठवार रेंज में ऑयल वेल ड्रिल करें, तो एक खास डेप्थ के बाद जाके हर बंदे को, मतलब हर जगह पे आपको सॉल्ट का एक पूरा बेड मिल जाता है। यानी प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल है कि आप 5 या 10 किलोमीटर नीचे अगर ड्रिल करें तो नीचे पूरा सॉल्ट ही सॉल्ट है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, सही है। एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर मैं, ये MHS साहब ने जो बात करी थी ना कि इनकी इंटरनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो है ये टॉपिक जो है बहुत हॉट चल रहा होता है कि जो है वो एथियस्ट कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो ये बहुत सदाकत है इनकी बात में। बिलाल फिलिप्स साहब की जब ये पाकिस्तान में जब आए थे बिलाल फिलिप्स साहब, तो इनकी कॉन्फ्रेंस जो है वो मेरे फ्रेंड्स जो थे उन्होंने ही अरेंज करवाई थी, और जो इनकी इंटरनल मीटिंग्स होती थी तो उसमें ये बात बहुत ज़्यादा मतलब बहुत रिपीट होती थी कि जो है वो मतलब तेज़ी से जो है वो इलाहाद का जो है वो इजाफा होता जा रहा है। और मतलब इनको जो मेन जो डर था तो वो था इसी चीज़ का कि मतलब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि एथियज्म के आर्ग्यूमेंट जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उसका मतलब कोई मतलब रिबर्टल इनकी तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग आता है नहीं। मतलब वो एक ही डिबेट देखी है मैंने आपकी, वो केसर साहब के साथ जो है वो एक ही कोई डिबेट हुई है, उसके बाद तो कोई नहीं आया। बाकी तो सब बस वो अपनी वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं और वो मतलब उम्रे अपनी पे गए दलील। हैं। मैंने कैसर साहब से एक्चुअली जो है ना उनको मैसेज भिजवाया था, वो उनकी खातून ने मुझे कहा कि वो उम्रे पे गए हैं, उम्रे से फिर वापस आके जो है ना वो तवज्जो फरमाएंगे कि वो बात है। तो
लेकिन और ये मैं आपको चलें बात बता देता हूँ सोक्रेटिस भाई कि वो जो है ना एक्चुअली उस कमेटी के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ लोग डेजिग्नेट किए होते हैं कि अच्छा भाई जी आप जी डॉक्टर हैं एमएचएस साहब, तो आप जो है ना वो आपने अब डॉक्टरी के हिसाब से बताना है लोगों को, बच्चों को जो है ना आपने गाइड करना है कि कैसे इस्लाम एक अच्छा मजहब है, फिर फिजिक्स वाले उस हिसाब से बताएं। तो वो दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड बट इट्स अ लूजिंग बैटल। बाकी कैसर साहब से मैं बात करूंगा, मैं जरूर उनसे एक दफा गुफ्तगू करना चाहता हूँ, तो वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि नहीं, क्योंकि ना तो मेरा कोई चैनल है ना कोई सब्सक्राइबर है, लेकिन जरूर मैं उनसे इस बारे में ना एवोल्यूशन के ऊपर कुछ सवालात रखना चाहता हूँ। नहीं, वो बिटर ट्रुथ क्वेश्चन कर करके कैसर साहब ने बिटर ट्रुथ से ही नहीं बात की, तो बिटर ट्रुथ ने बड़ा लंबा खींचा है, और बिटर ट्रुथ के साथ पहले डिबेट से मान के और फिर कैसर साहब ने दौड़ लगा दी है वहां से। और ये बाकायदा जो ये राजा ज़िया साहब जो हैं, जो यहाँ पर इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, यूथ क्लब के जो हैं, तो ये तो हाँ हाँ बाकायदा हाँ। जो है वो ये जो छोटे बच्चे होते हैं आपके जो ओ लेवल्स के होते हैं ना, तो इनको तो बाकायदा वो मतलब बाकायदा डांट भी देते हैं, और जो है ना वो इस किस्म की कि मतलब तुम लोगों को जो है वो डाउट्स कैसे आ सकते हैं, और वो इस किस्म की जो बातें हो रही होती हैं, मतलब क्योंकि कि उसके पास बिल्कुल जवाब आपका नहीं होता ना, इसलिए। जवाब नहीं होता ना, मतलब आपके क्रिटिकल माइंड को बिल्कुल ही जो है ना वो मतलब क्रश करने की जो है ना एक मतलब कोशिश, कि मतलब सवाल ही नहीं और है, ये मतलब नो मुंह के क्वेश्चन बल वाला है गिरेंगे वो। ना, ये याद रखिएगा, ये मुंह के बल गिरेंगे। और ये मैं इसमें आपको कोई बताऊं, ये तक बहुत वाली बात चीज़ें नहीं है कि यूथ ने ये सवाल करने से बाज नहीं आना, इन लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही है। ठीक है, यूथ नहीं बाज आने वाली, यूथ ये बातें करेगी। देखें, मैं आपको बताता हूं, मेरे तो सामने कई बच्चे चेंज हो गए। कोई आता था 2 साल पहले, वो मुझसे बड़ी डिबेट करता था जी, कोई आता था वो मुझे गाली दे के जाता था। अब वो बच्चा कोई मुझे जो है वो ट्विटर पर रीच आउट करता है, कोई मुझे इंस्टाग्राम पर रीच आउट करता है, मुझसे वीडियोस की फरमाइशें करते हैं कि जी सर फलां टॉपिक पे वीडियो बना दें, ये कर दें, वो कर दें। ठीक है, तो मैं उन बच्चों की तरफ से बड़ा परेशान भी रहता हूं कि कहीं कोई अपने आप को एक्सपोज ना कर ले, किसी के ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम ना लग जाए। मगर मैं आपको ये बात दावे से बता सकता हूं कि यूथ जितनी तेजी से चेंज होती है, उतनी तेजी से बूढ़े लोग चेंज नहीं होते, मेरी एज के लोग चेंज नहीं होते, मुझसे बड़ी एज के लोग चेंज नहीं होते। 15 से 25 साल के बच्चे जितनी जल्दी चेंज होते हैं, जितनी जल्दी चीजों को सोचते हैं, उतनी जल्दी कोई दूसरा बंदा नहीं सोचता, क्योंकि उनके दिमाग के अभी चैनल्स बन रहे होते हैं। ठीक है, उनके दिमाग के चैनल्स अभी बन रहे होते हैं। ठीक है, और सबसे वो इसलिए में गालिब भाई वो इंजीनियर साहब बोलते हैं ना कि वो अब हर रूम के अंदर जो है वो एक जो है वो प्लम्बर निकलेगा या इंजीनियर निकलेगा, तो वो मतलब वही हिसाब हो गया ना कि मतलब अब हर किसी के पास एक्सेस है, तो वो इजी टू नहीं, यूज इंजीनियर साहब जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर कर जो है वो सब जो है वो वीडियोस का एक्सेस है उनके पास, अब वो देख लेते हैं कि क्या ट्रूथ है क्या नहीं है। तो उसके बाद जब सब हकीकत उनके सामने आती है तो फिर वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फिर उनको इस टाइप के आंसर्स मिलते हैं। हाँ, मगर मैं आपको एक करेक्ट बात मुस्लिम बता तो रहा हूं, बहुत हैं जितनी जो मतलब तेजी से जो 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 रेट ऑफ एंगेजमेंट हमारा है, और जो रेट ऑफ जो है वो मसला जो है जो हमारा जिस तरह का है सिलसिला इस टाइम, ये देखें, ये साहिल अदीम का तो आपको पता ही है ना। ठीक है, जी, जी, बिल्कुल वो ये देखें, ये देखें नफ्सियाती लगता क्या है। कह रहा है, ये क्या कह रहा है। जी, जी, ठीक इनका है। थोड़ा-सा इश्यू है ये, मुझे लगता है कैफ़ीन ओवरडोज़ करते हैं ये, जो है ना वो कोई ऐसा कोई मसला लगता है इनके साथ। हमें शक तो मुझे भी था। हमें सिर्फ जो चीज़ हमें सिर्फ जो चीज़ थामे खड़ी है, जो क्या नाम है इसको एथियज़्म को, वो है हम कमर्शियलाइज़ नहीं हो रहे हैं। जिस तरह ये जो सारे रिलीजन हैं, इनके पीछे एक एक पूरी की पूरी कमर्शियल ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो जिनके पैसे बनते हैं। जी, एग्ज़ैक्टली ऐसा ही ठीक है, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। हम जो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने माउथ टू माउथ जाना है लोगों के पास, स्लोली स्लोली हमने आगे बढ़ना है। और वो जो है वो क्या नाम है इसका, जो मौलवी हैं, ये जो रिलीजन है, ये अपना कमर्शियल लेवल के ऊपर वो अपने चैनल भी है उनके पास अब पाकिस्तानी कहीं वो फ्लिप कर लें तो आपको पता लगता है कि तकरीबन अपना मेरे ख्याल 20-30 अपना रिलीजियस चैनल है। ठीक है ना? अगर हमें ये बिल्कुल ऐसा हम अगर हमें ये नेशनल तरीके से पाकिस्तान में एक टीवी बनाने दें, जिस तरह जियो है या हम टीवी है या जो भी कोई टीवी मेजर टीवी है, आप अच्छा, आप ये देखेंगे मुल्ला बरादरी कभी नहीं करने देगी ये। ये वही असल मैं में मैं आपको बताऊँ अच्छा, एक पाकिस्तान की सेकंड, एक एक मिनट बहुत बड़ा ठहरें जी, एक अर्जेंट चीज चल रही है। भैया, ये तर्कशील बंदे ने क्या आके चैट में शुरू किया हुआ है, फिर शिकायतें शुरू हो जाती हैं कि जी फलां चैट में ये बोल रहा है तो फलां चैट में वो बोल रहा है। तर्कशील बंदा, ये इधर आके ये बातें ना करो, ठीक है ना।
फिर बाद में शिकायतें शुरू हो जाती हैं उधर से कि हाँ भाई फलाने ये कह दिया चैट में, तो फलाने ये कह दिया। तो ये तर्कशील बंदा, ये बातें बंद कर दो इधर चैट में। हाँ जी प्लीज कंटिन्यू करें। जी, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े थिंक टैंक हैं जो शुरू से जो है इनका बड़ा मुल्ला बरादरी का जो है वो साथ भी देते हुए आए थे। तो पता नहीं नेम डिस्क्लोज करना मुनासिब होगा या नहीं होगा, बट अब उन्होंने इवेंचुअली एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने इनको बहुत बहुत रगड़ा है इनको। मतलब कि जो पाकिस्तान की बर्बादी का जो मतलब जो एक मेन कॉज है, जो हम मतलब अक्सर इस्टेब्लिशमेंट को बोल रहे होते हैं, किसी को भी बोल रहे होते हैं, पॉलिटिशियंस को बोल रहे होते हैं, तो उसमें मेन कॉज जो एक बहुत बड़ा है वो इन मुल्लाओं का भी है कि उन्होंने कभी प्रोग्रेस करने ही नहीं दिया हमारी कम्युनिटी को। मतलब कि जिस तरीके से एकेडमिया में या एकेडमिक्स के अंदर एक प्रॉपर डिबेट होती है या किसी चीज़ कोई स्पेसिफिक टॉपिक सेलेक्ट कर उस पर रिसर्च की जाती है, तो ये लोग एक मतलब एक हेल्दी डिस्कशन और एक प्रोडक्टिव डिस्कशन को कभी नहीं चलने देते। मतलब इस पर फुल स्टॉप है। मतलब आपने जहाँ कोई क्वेश्चन पूछा तो इस पर फुल स्टॉप है, इससे आगे बात ही नहीं बढ़नी। मतलब ना कोई करना चाहता है। और आपने बिल्कुल सही बात करी गालिब भाई ने कि मोस्टली जैसे मतलब जो थोड़े से बड़ी एज के जो थोड़े से लोग हैं, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल फुल स्टॉप है। मतलब जो यंगस्टर्स हैं वो फिर क्वेश्चन करते हैं, बाकी के लिए फुल स्टॉप है। और अगर इसको आपने जो है वो अपना पब्लिक तक अगर बहुत ज़्यादा मतलब इंगेजमेंट जो है वो बढ़ानी है ना, तो इसका मीडिया तो सोर्स नहीं हो सकता। इसका सोर्स सिर्फ एक ही है, फिर ये सोशल मीडिया, क्योंकि इस पर किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ज़्यादा अगर कुछ इशू होता है तो लोग वीपीएन यूज़ कर जो है वो देखने वाले वो वीपीएन यूज़ कर भी आ जाते हैं, कोई इशू नहीं होता। बट प्रॉपर उसने मेन स्ट्रीम उसने मीडिया तो पर हमें वो उसने बहुत तो मुश्किल हमें है। यहाँ तक पहुँचाया है ना। ये अपना, जब मैं वही पहले बात बता चुका हूँ कि जब हमने ये काम शुरू किया था तो पाकिस्तान में तो कोई नज़र नहीं आता था कि कोई मुल्हद भी हो सकता है, और लोग पूछा करते थे ये एथियस्ट, मतलब एथियस्ट क्या होते हैं। नहीं, 17 में तो पूरा ऑपरेशन हुआ था यहाँ पर पाकिस्तान में। 17 में तो पूरा ऑपरेशन हुआ था और मुझे जो है वो बड़ा उस वक्त दुख भी हुआ था। मतलब मेरे नहीं एक दो मैं फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे इस तरफ बहुत ज़्यादा हाजी मतलब भाई पहले की जो बात कर रहे हैं, और हाजी साहब जब आप 90s की बात कर रहे हैं तो मैं सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि मैं तो तब दूध पीता बच्चा था। तो मतलब सलाम है कि आप लोग उस वक्त भी बोल रहे थे और कोई किसी ने जो है ना वो मशल को बुझने नहीं दिया। तो मेरे दिल में आज आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आई है ये सुन के कि आप इतने पहले से हैं। तो क्योंकि मैं तो बहुत लेट पार्टी ज्वाइन की है, कोई 2014-15 की बात है, बट स्टिल। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि अगर आप हमारे पंजाब के या सिंध के पुराने देहातों में जाएं, बलूचिस्तान के पी का मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो आपको 80s में भी और उससे पहले वालदैन मेरे बताते हैं कि 70s 60s में तो ये कॉमन था कि आपको हर देहात में कोई ना कोई दहरिया मिल जाता था, जिसे दहरिया बिल्कुल कहा जाता था उस वक्त। जी जी लेकिन उस पे ऊपर उस वक्त कुफर के फतवे नहीं लगते थे। वो अपनी मस्त होके आजाद ख्याल किस्म का बंदा गुफ्तगू करता रहता था, और दहरिया काफी कॉमन था उन दिनों। लेकिन ये बीच में फिर ज़ियाउल हक़ की हो गई, और उसके बाद फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें बिल्कुल। दस्तंदाजी पुलिस हो गई थी। नाज खेलवी की एक नज़म है, तुम एक गोरख धंधा हो, ये फैसलाबाद का कोई स्कूल टीचर जी था। तो वो अब उसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये भी फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद की तकरार है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके अंदर भी उसने अपने डाउट्स को बड़ा खुलेआम एक्सप्लेन किया है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने गा के उसको अमर कर दिया, तुम एक गोरख धंधा हो। उस पे मैं आप लोगों के कोई कुछ हैं व्यूज़ कि उसमें इस तरह की बू आती है कि नहीं? देखिए क्या कहते हैं उसको, जितने भी अच्छे शायर गुजरे ना, तकरीबन रिबेलियस शायर जो गुजरे हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर पाई जाती थी, ये बागीपना जो है वो ज़रूर पाया जाता था। अब बाबा बुल्ले शाह को आप देख लें, मेरे नहीं ख्याल में वो अपना क्या नाम है किसी ऑर्गेनाइज मजहब को वो मतलब फॉलो कर रहा था। इस तरह गालिब को भी देख लीजिए। तो जितने जितने भी शायर हैं, खासकर जो रिबेलियस शायर हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये हर सूरत में ये जीन पाया जाता है कि मतलब कि दे आर अवे फ्रॉम इट। और दूसरी बात यह है कि आप अगर बरे सगीर पाक व हिंद के या ईरान के या इस खित्ते के आप सूफिया इकराम को भी देख लें, तो उन्होंने इसको सूफीज़म को एक रेफ्यूज के तौर पे इस्तेमाल किया। उनके यहाँ बातें सारी जो है वो कुफ्र व इल्हाद की ही होती थी। आप उनकी तालीमात पढ़ लें, ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा उसे ऊपर मलगूबा सा चढ़ाया हुआ है मज़हब का, लेकिन वो भी अपनी स्किन बचाने के लिए ना, जान बचाने के लिए। आप उनकी किताबें पढ़ लें, आप उनके शायरी पढ़ लें, आप उनकी तालीमात पढ़ लें, आपको साफ नज़र आ रहा होता है कि जी बात जो है वो, अब वहदतुल वजूद की बात कर लें, जिसका मतलब है कि वो भी बात एक ही है, लेकिन उन्होंने उसका नाम कुछ और कर दिया कि यार चलो पहले उसकी खाल खिंच गई थी, वो मर गया था, उसको सूली चढ़ा दिया था, इसको यूं करके ट्विस्ट करके बात कर दो तो जान बच जाएगी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और क्या नाम है, कुछ डर की काम वजह सही से किया था अकबर बादशाह ने दीन इलाही लॉन्च करके।
मेरे ख्याल से वो ठीक काम था, लेकिन उसके खिलाफ भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए और फिर वो फाइनली जो है वो ख़त्म करना पड़ गया उसको। वो फिर भी जो है ना वो एक मतलब जो हमारे रूलर्स भी थे, जितने भी जो यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए थे रूल करने के लिए, तो उनके अंदर भी मोस्टली के अंदर ये चीज़ थी कि वो इतना कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता था कि वो बहुत ज़्यादा कोई मतलब वो जिहादी किस्म के और जो है वो मतलब वो उसी ओल्ड ट्रेडिशनल मेंटालिटी के 1400 साल पुरानी मेंटालिटी के रूलर्स थे। नहीं, उनको बिल्कुल वो मॉडर्न रूलर्स की तरह थे बिल्कुल। मतलब वो सिर्फ पावर से मतलब था और मतलब वेल्थ से मतलब था, और वो इस्लाम तो कुछ भी नहीं था उसके बीच में। भाई पूरी हिस्ट्री मजहब को, इस्लाम तो कहीं भी नहीं था। मजहब बड़ा ही कमर्शियल बेसिस पे है। जो बादशाह वगैरह वगैरह जो थे वो मतलब कि सियासत इसी बात पे चमका सकते थे। क्रिश्चियनिटी का वजूद इस तरह आया है, इस्लाम का वजूद इस तरह आया है कि उन्होंने मज़हब को अपने अपॉर्चुनिस्टिक बेसिस अपना इस्तेमाल किया है। उन्होंने एक्चुअली में मज़हब खड़े कर दिए हैं जो बेसिकली रूलर्स थे। हाँ जी, बज़ाते खुद मेरे नहीं ख्याल में कि क्या नाम है इसका, जो इनको ये पता हो कि मैं जो बाइबल है उसको मैं सेट कर रहा हूँ, रीसेट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं कुरान को रीसेट कर रहा हूँ, कुरान इकट्ठा कर रहा हूँ। मतलब दे न्यू कि मतलब व्हाट दे वर डूइंग। अब लेकिन उन्होंने एक आम आदमी को कंट्रोल में रखने के लिए एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जिससे लोगों को वो ऑर्गेनाइज रख सकते, स्पिरिचुअली ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। क्योंकि उस वक्त तो इतने वो नहीं थे, लॉज नहीं थे, अपना वो नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, आपके पास गाड़ियां नहीं थी, हेलीकॉप्टर नहीं थे कि आप 1 मिनट में वहां पे चले जाएं, लोगों की सरजनिश करें और वापस आ जाएं। यू हैव टू गो लाइक आई मीन 500 to 1000 माइल। हाँ जी, और आपको 10,000 बंदा भी साथ में लेके चलना पड़ता था। तो स्पिरिचुअली अगर आप उनको मतलब कि साइकोलॉजिकली अगर आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं तो इससे बड़ी बेहतर कोई चीज़ नहीं थी उनके पास। सो मज़हब इज़ जस्ट बेसिकली अ टूल, हाँ जी, जिसको आप मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप कार्ल देखिए, मार्क्स ने भी तो यही बोला था ना, ओपीएम फॉर मैसेज है। बस हाँ, मैस को कहीं भी गैदर करना हो तो बस वो रिलीजन का जो आप वो टूल यूज़ करें, बस और नहीं, मैस को गैदर कर लें आप। हम वो रसूल हमारे अल्लाह ने भी तो यही किया था। हमारे रसूल अल्लाह ने भी जो वो अपने टाइम पर जो है तो यही तो किया था। मतलब जब रसूल अल्लाह से कुरैश बहुत नाराज़ हो जाते थे तो रसूल अल्लाह जो है उनके लिए बड़े एहतमाम किया करते थे उस वक़्त जो है। भाई मतलब इसकी कि चले। बाकायदा जो है वो कुरान की उस पे तो आयातें भी बदल जाया करती थी। राइट, मतलब बहुत इसकी सबसे इन बड़ी गुड। डेप्थ मिसाल, का जो है इसकी वो सबसे बड़ी एनालिसिस है। मिसाल जो हमें है, ना थोड़ा आगे चलना चाहिए, अब 1-2 कॉलर रह गए हैं, उनको ले लेते हैं फिर। बट थैंक्स सोक्रेट्स, थैंक्स थैंक्स फॉर ठीक है, थैंक लेटिंग मी यू, इन। आई एम बहुत सॉरी, बहुत इसकी शुक्रिया अभी आपका। आप एक विल हैव छोटी टू सी लेट बात यू मैं गो। ऐड करूंगा। हाँ, ओके, साइंस हाफिज। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो हमें अपने घरों में मिलती है। हम इस्लाम को लेके अपनी बीवियों पे, अपने बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, आप जरा गौर से देखिए तो ये मतलब इसकी इम्प्लीकेशन हमें अपने घरों में मिल जाती है। चलें, ठीक है सोक्रेट्स, बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।